Hello everyone. Today we are going on discussing about भारतीय आयोजन में विकास की रणनीति स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन प्लानिंग। ये जो पार्ट है ये पार्ट सेटनेट एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आज हम ये जो पार्ट है स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन प्लानिंग भारतीय आयोजन में विकास की रणनीति, इस भाग पे हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है भारत में विकास रणनीति। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे बोला था, औद्योगिकरण से इस्पात का उत्पादन होता है, इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये आधार है। एक बार आपके पास आधार हो तो निर्माण आसान होता है। भारत में आयोजन को संचालित करने वाली कार्यनीति औद्योगिकरण की है और इसका मतलब है कि आधारभूत उद्योगों को पहला स्थान दिया जाए। इसलिए हम भारत में विकास रणनीति का जो अभ्यास है ये करने वाले हैं और ये अभ्यास नेट सेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा भाग है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी में परिवर्तित करने के लिए आर्थिक विकास की उचित विकास रणनीति डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी आवश्यक है। आई.जी. पटेल के अनुसार रणनीति का अर्थ अनिवार्यता सोच समझकर चुनाव करना है। किसी समस्या पर आक्रमण करने के लिए उचित प्रहार बिंदु और प्रहार की रणनीति किसी विकास रणनीति का निश्चय करने से पूर्व दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, अर्थव्यवस्था को विकास की अधिकतम दर प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयास करना पड़े और दूसरी है परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए दीर्घावधि नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत में विकास रणनीति का उद्विकास मीन्स इवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन इंडिया। दूसरी पंचवार्षिक योजना के साथ भारतीय आयोजकों ने विकास की स्पष्ट रणनीति निर्माण की। प्रोफेसर महालनोबिस, जो वस्तुतः दूसरी योजना के निर्माता समझे जाते हैं, ने रूसी अनुभव के आधार पर विकास की रणनीति निर्धारित की। इसमें तीव्र औद्योगिकरण प्राप्त करने के लिए भारी उद्योगों में विनियोग पर बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में तीव्र आर्थिक विकास की मूल परिस्थितियां कायम करने की आशा व्यक्त की गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारी उद्योगों का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है। उन्होंने कहा, अहमदाबाद, मुंबई या कानपुर में लगे हुए बहुत से सूती वस्त्र के कारखाने औद्योगिकरण नहीं है, यह तो केवल इसके साथ खिलवाड़ है। मैं सूती वस्त्र के कारखानों पर आपत्ति नहीं उठाना चाहता, हमें उनकी जरूरत है, परंतु इस प्रकार हमारा औद्योगिकरण का विचार इन साधारण सूती वस्त्र के कारखानों तक ही सीमित एवं संकुचित हो जाता है और हम इसे ही औद्योगिकरण कहने लगते हैं। औद्योगिकरण से इस्पात उत्पन्न होता है, इससे संचालन शक्ति पैदा की जाती है, वे ही इसका आधार है। यदि आप एक बार आधार कायम कर ले तो फिर निर्माण करना आसान हो जाता है। भारत में आयोजन को प्रशस्त करने वाली रणनीति में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा और इसका अर्थ यह है कि मूल उद्योगों को बेसिक इंडस्ट्रीज प्रथम स्थान दिया जाए। एक और संदर्भ में नेहरू ने कहा, यदि हमें औद्योगिकरण करना है तो सबसे अधिक महत्व की बात है कि हम सभी उद्योग कायम करें जो मशीनों का निर्माण करें। फिर उन्होंने कहा, कुछ लोग
यह तर्क देते हैं कि हमें भारी उद्योगों की बजाय हल्के उद्योगों लाइट इंडस्ट्री का निर्माण करना चाहिए। निसंदेह हमें हल्के उद्योगों का निर्माण तो करना ही है, परंतु राष्ट्र का तीव्र औद्योगिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि हम मूल उद्योगों की और ध्यान न दें जो औद्योगिक मशीनों उत्पन्न करते हैं जिनका प्रयोग औद्योगिक विकास में किया जाता है। अंततः इस संबंध में नेहरू का दृष्टिकोण एकदम साफ था। औद्योगिकरण का अर्थ है भारी उद्योगों का विकास। दूसरी योजना के ढांचे में यह बात साफ शब्दों में इस प्रकार रखी गई। दीर्घकाल में औद्योगिकरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर सामान्यतः भारी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, विशेषकर कोयले, बिजली, लौह एवं इस्पात और भारी मशीनों के उत्पादन में बढ़ोतरी पर निर्भर करेगी। इससे पूंजी निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि भारत को विदेशी उत्पादक वस्तुएं प्रोड्यूसर गुड्स के आयात से शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्र बनाना है ताकि पूंजी संचयन कैपिटल एक्यूमुलेशन में अन्य देशों से प्राप्त की जाने वाली अनिवार्य उत्पादक वस्तुओं से संबंधित कठिनाइयों के कारण बाधा उत्पन्न न हो। अंततः भारी उद्योगों को अधिकतम संभव रफ्तार से बढ़ाना होगा। अंततः भारतीय आयोजकों द्वारा दूसरी योजना और उसके पश्चात पांचवी योजना तक कुछ थोड़े बहुत फेरबदल के साथ अपनाई गई विकसित रणनीति का मूल इसी बात में था कि भारी आधारभूत तथा मशीन निर्माण उद्योगों में विनियोग द्वारा तीव्र औद्योगिकरण किए जाए। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें भारतीय विकास रणनीति के निहितार्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजी। इस विनियोग रणनीति का उद्देश्य स्वयं स्फूर्त विकास के लिए विनियोग की अधिकाधिक मात्रा मशीन निर्माण उद्योगों में स्थापित करने में लगाना था। इस विकास रणनीति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि पहली विशेषता यह है कि निर्यात प्रोत्साहन का कार्यभाग रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। आरंभ में अपनी पूंजी वस्तुओं संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना आयोग ने विदेशी सहायता का काफी आश्रय लिया क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा संबंधी प्राप्तियां अपर्याप्त थी। परंतु 1956-57 के विदेशी मुद्रा संकट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के पश्चात निर्यात प्रोत्साहन का महत्व ठीक प्रकार से समझा गया। आयोजकों ने यह बात समझ ली कि निर्यात प्रोत्साहन तीव्र औद्योगिकरण की क्रिया में साथ साथ चल सकते हैं। तीसरी योजना में इस बात को इस प्रकार स्पष्ट किया गया। बीते वर्षों में एक मुख्य कमजोरी यह रही है कि निर्यात के प्रोग्राम को देश के विकास प्रयास का एक समन्वित भाग नहीं समझा गया। योजना आयोग इस बात से बाद में पीछे नहीं हटा। निर्यात प्रोत्साहन उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं का हमेशा ही एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है और पंचवार्षिक योजना ने तो इसे भी आगे बढ़कर शुद्ध विदेशी सहायता की शून्य दर का लक्ष्य रखा। निर्यात प्रोत्साहन के साथ साथ आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें वो है उपभोग वस्तुओं का संभरण। नेहरू का युग के आयोजन की दृष्टि इस संबंध में बिल्कुल साफ थी कि बाहरी उद्योगों का विकास परिवार क्षेत्र में उपभोग वस्तुओं की विकास दर से सीमित हो जाएगा। दूसरी योजनाओं के ढांचे फ्रेमवर्क में यह बात स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की गई, उपभोग वस्तुओं का जितनी मात्रा में अधिक विपण्य अतिरिक्त मार्केटेबल सरप्लस परिवार का हस्तशिल्प उद्योगों में होगा, उतनी ही हद तक बिना स्फीति के डर से बाहरी उद्योगों में विनियोग हो सकेगा। एक बात तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन एवं वस्त्र का प्रबंध करना पड़ता है और इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के साथ उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। दूसरे भारी उद्योगों जिनकी परिपाक अवधि
जिस्टेशन पीरियड लंबी होती है में विनियोग की बढ़ती हुई दर के कारण सामान्य जनता के पास मुद्रा संभरण मनी सप्लाई में वृद्धि होती है और उपभोग वस्तुओं की तुलनीय पूर्ति मैचिंग सप्लाई के अभाव में स्फीतिकारी दबाव इन्फ्लेशनरी प्रेशर उत्पन्न होंगे। नेहरू महालनोबिस मॉडल में उपभोग वस्तुएं उत्पन्न करने वाले कुटीर उद्योगों को सक्रिय प्रोत्साहन दिया गया। यह तर्क दिया गया कि छोटे तथा कुटीर उद्योगों में आदान प्रदान अनुपात इनपुट आउटपुट रेशो नीचा होगा और परिपाक अवधि लगभग शून्य होगी और जाहिर है कि लघु क्षेत्र उपभोग वस्तुओं के संभरण को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर महालोबिस ने तर्क दिया कि लघु तथा कुटीर क्षेत्र में उत्पादन की लागत जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री क्षेत्र से अधिक हो, क्योंकि लघु क्षेत्र भी आधुनिक मशीनरी एवं बिजली का प्रयोग करेगा। उपभोग वस्तुओं के संभरण को बढ़ाने वाले इन सभी कारण तत्वों के बावजूद प्रोफेसर महालनोबिस ने उपभोग वस्तुओं की कमी की प्रत्याशा नहीं की और न ही इस परिस्थिति को लागतों एवं कीमतों में वृद्धि के कारण आयोजन प्रक्रिया के प्रति एक खतरा समझा। अपनी विकास रणनीति में उन्होंने राजकोषीय नियंत्रणों फिस्कल कंट्रोल्स, जिनमें राशनिंग भी शामिल था, की व्यवस्था की ताकि कीमतों की शुद्धि रोकी जा सके। नेहरू ने भी छोटे पैमाने के उद्योगों और कृषि को उचित महत्व दिया, क्योंकि वे उपभोग वस्तुओं थे। नेहरू के शब्दों में, किसी देश में औद्योगिकरण की प्रगति की कसौटी भारी उद्योगों की स्थापना है, न कि छोटे उद्योगों की। इसका यह अर्थ नहीं कि छोटे उद्योगों की उपेक्षा होनी चाहिए, वे भी अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, विशेषकर उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से। दूसरी पंचवार्षिक योजना के ढांचे फ्रेमवर्क में उल्लेख किया गया विकास रणनीति यह आवश्यक समझाती है कि वर्तमान उद्योगों में क्षमता है अधिकतम उपयोग के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए और इस प्रकार का भरसक प्रयास पूंजी की दृष्टि से हल्केला लघु क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी किया जाना चाहिए। कृषि के संबंध में नेहरू ने उल्लेख किया, हम यह अनुभव करेंगे कि यह औद्योगिक प्रगति कृषि में प्रगति और तरक्की किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है। हर व्यक्ति यह बात समझता है कि जब तक हम कृषि उद्योगों में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक हमें उद्योगों में प्रगति करने के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। यदि हमें खाद्यान्न का आयात करना है, तो प्रगति की दृष्टि से भविष्य अंधकारमय ही रहेगा। हम खाद्यान्न और मशीनरी दोनों का आयात नहीं कर सकते। दूसरी योजना के ढांचे में भी उल्लेख किया गया, चूंकि उपभोग वस्तुओं की अतिरिक्त मांग का अधिकतम भाग खाद्यान्नों के रूप में होगा, इसीलिए ऐसी योजनाओं को अपनाने के और ध्यान देना चाहिए जो पूंजी की कम लागत पर कृषि की उत्पादिता को तेजी से बढ़ाए। जाहिर है कि स्वयंस्फूर्त विकास की रणनीति जो भारी उद्योगों पर आधारित थी, में कृषि में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और उपभोग वस्तुओं के संभरण को बढ़ाने के लिए लघु स्तर उद्योगों के महत्व पर बल दिया गया, परंतु यह सोचा गया कि पहली योजना में इतनी सफलता प्राप्त हुई है कि भारत कृषि के संबंध में पहले ही आत्मनिर्भर हो गया है। 1965-66 के बाद ही देश ने यह अनुभव किया है कि खाद्यान्नों का संभरण अपर्याप्त है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बचत का कार्यभाग, रोल ऑफ सेविंग्स। बचत के कार्यभाग के संबंध में विनियोग रणनीति में यह कल्पना की गई, भारत को केवल घरेलू बचत डोमेस्टिक सेविंग पर निर्भर नहीं करना चाहिए। इसमें घरेलू बचत की दर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, परंतु चूंकि यह महसूस किया गया कि घरेलू बचत विनियोग के ऊंची दर के लिए काफी नहीं होगी,
इसीलिए आयोजकों ने विदेशी सहायता की व्यवस्था की विकास रणनीति में यह बात स्वीकार की गई कि विदेशी सहायता आरंभिक काल में विदेशी पूंजी एवं परिमार्जित तकनॉलोजी के आयात के लिए ली जानी चाहिए और धीरे धीरे देश को विदेशी सहायता से मुक्त करना होगा ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यभाग, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। विनियोग रणनीति में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रधान कार्यभाग सौंपा गया। चूंकि भारी उद्योगों में विनियोग बहुत ऊंचा रखा गया और इस विनियोग की परिपारक अवधि जेस्टेशंस पीरियड लंबी थी, परंतु इससे प्राप्त होने वाली लाभ दर नीची थी। सरकार ने यह सोचा कि जहां तक हो सके भारी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित करने चाहिए। केवल कुछ गिनी चुनी परिस्थितियों को छोड़कर निजी क्षेत्र आधार संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का इच्छुक नहीं था। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण द्वारा अर्थव्यवस्था की बागडोर सरकार के हाथों आ जाएगी और यह अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से ठीक होगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र आय के पुनर्वितरण एवं एकाधिकारी स्वामित्व एवं शोषण को रोकने में सहायता देगा, जो कि निजी क्षेत्र में अंतर्निहित है। यही कारण था कि दूसरी योजना के आरंभ के पश्चात सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास किया। तो ये था सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यभाग। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, सो टुडे वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर। आप सभी को नेट सेट एग्जाम के लिए मेरा बेस्ट लक। ओके, बाय।